हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों टाइम है सुबह के 5 बजे। 5 बजे यार अपना करंट अफेयर क्विज होता है, तो क्विज में लेके आ गया हूं। 100 क्लासेस हम कर चुके हैं दोस्तों क्विज की। कितनी क्लास कर चुके हैं दोस्तों? 100 क्विज की क्लासेस जो हैं वो हम कर चुके हैं, और ये माइलस्टोन हम और भी आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों 2021 के लिए। अगर मैं रोज भी अगर 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के लिए करता हूं तो देर इज नो नीड, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो 5 क्वेश्चन मतलब 5 टॉपिक हम एक दिन के अंदर करते हैं, है ना। सो ऐसे अगर मैं बात करूं पूरे महीने पूरे साल के अंदर अगर हम 200 दिन भी मान के चलते हैं करते हैं, तो 200 दिन के अंदर में भी अगर हम बात करें तो मेरे पास 1000 अच्छे सवाल है। 1000 प्लस मेरे पास क्या होते हैं। तो मैं एक 200 दिन का मान रहा हूं। एक दिन के अंदर अगर मैं करता हूं 5 क्वेश्चन, तो 200 डेज के अंदर मेरे पास कितने होंगे? 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे मेरे पास। किसके दोस्तों? करंट अफेयर के। आपके पास रेडी होंगे अगर आप इस शो को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है गाइस, सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से शेयर कर दो, और बाकी जो बच्चे नहीं देखते उनको सजेस्ट करो यार कि ये वीडियो जो है वो जरूर 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 देखे। सो यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए दोस्तों ये मेरा कोड है। आपका ये पूरा कोर्स है जो मैं लेके आ रहा हूं। बाकी 2021 के लिए बहुत जल्द मैं एक और जबरदस्त कोर्स आपके सामने लेके आने वाला हूं। सुमित 10 दोस्तों ये मेरा कोड है अकेडमी के अंदर, और इसको आप यूज कर सकते हैं, इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट द 10% डिस्काउंट। जैसे मैंने बताया 10 से ज्यादा दिलाएंगे, आपको चिंता मत करो। 2 ईयर अकेडमी सब्सक्रिप्शन जो है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 92,000, इसकी वैल्यू इतनी है। बट अगर आप ये कोर्स अभी परचेज करते हो तो स्पेशल ऑफर में अकेडमी इसको 52,000 में दे रहा है। आप अगर मेरा कोड यूज करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं दिस कोर्स विल कोस्ट यू ओनली 43,200 रुपीज। 43,200 रुपए का ये कोर्स आपको पूरा का पूरा पड़ जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों ये 43,200 रुपए का कोर्स है। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत जबरदस्त कोर्स है। आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो दोस्तों। आप मेरा लिंक जो है, मेरा कोड जो है सुमित 10 इस्तेमाल कर सकते हो। या इसके लिए ना आपको किसी को कोर्स परचेज करना हो, कोई भी एम्बिग्यूटी आपको लग रहा है, कोई परेशानी है, तो आप सीधा एक काम करो यार, मुझे सुमित राठी 3@gmail.com पे मेल कर दो मुझे। ठीक है, या मेरा इंस्टाग्राम है उस पर मुझे मैसेज डाल दो। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। पर्सनली मैं आपको पूरी चीज असिस्ट करूंगा। चलिए दोस्तों, ये मेरा प्रोग्राम था यूपीएससी एज क्रैक प्रीलिम्स इन 75 डेज। इट्स ए यूट्यूब प्रोग्राम, और इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये आपका 2 मार्च को हमने स्टार्ट किया था। मेरी पूरी टीम जो थी आपके साथ लगी हुई थी, पूरी टीम के साथ मिलकर मैंने आपके साथ इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया है। बाकी दोस्तों थोड़ा सा एक मैं आपको सूचना दे दूं, फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स ये थोड़ा सा हमारा डिले हो रहा है। डिले क्यों हो रहा है? देखो अभी तक जितने भी कोर्स थे हम वाईफाई स्टडी की प्रोफाइल पे देखते थे, मतलब अकेडमी पे मेरे नाम से कोर्स नहीं दिखता था, आपको वाईफाई स्टडी में जाके देखना पड़ता था। बट अभी जो है मेरी इंडिविजुअल प्रोफाइल क्रिएट हो रही है ना, और ऑलरेडी मेरी इंडिविजुअल प्रोफाइल वहां थी, तो थोड़ा सा मतलब टेक्निकल आप समझ रहे ना, दूसरी प्रोफाइल क्रिएट करना, और वो तो मैं चाह रहा हूं कि पुरानी प्रोफाइल एक्टिव हो जाए, तो उस चीज के लिए थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रही है। सो जल्दी ये प्रोफाइल मेरी एक्टिवेट हो जाएगी, इंडिविजुअल प्रोफाइल, और आप इस इंडिविजुअल प्रोफाइल पर आकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। सो बहुत जल्द जैसे कि डिले ये इशू शॉर्ट आउट होता है ना, फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स आ जाएगा, मैं दोबारा से आपको ये अनाउंस कर दूंगा दोस्तों। सो अभी के लिए थोड़ी सी क्षमा, ज्यादा दिन नहीं, 1 या 2 दिन लगेंगे, उसके बाद ये कोर्स आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सो यूपीएससी एज प्लस जो है, अगर आप इस पे यूपीएससी जाते हो तो देखो ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ आपको कोर्स मिलेगा कौन सा दोस्तों? इंडियन ज्योग्राफी का। इसके साथ साथ इकोलॉजी का कोर्स ऑलरेडी रनिंग में है आपका। सैटरडे संडे में इसमें क्लास होती है, सिर्फ 2 दिन हम क्लास करते हैं आपका, और ये 2 आवर की क्लास होती है। 2 आवर ईच डे हम ये क्लास करते हैं। बहुत अच्छी क्लास है, आप इसमें आके ज्वाइन कर सकते हैं, और दोस्तों इसका कंप्लीट बेनिफिट जो है वो आप ले सकते हैं। दोस्तों आज का जो पहला सवाल, लेकिन याद आपको क्या रखना है? कोड दोस्तों सुमित 10। सुमित 10 खास है, बाकी आप समझदार हो दोस्तों। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 एक्सप्लेन प्रोविजन फॉर दिस। देखो अभी अभी एनजीटी जो हमारी नेशनल जो आपकी एनजीटी है, उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट जो है बीएमडब्ल्यू, वैसे बीएमडब्ल्यू कुछ और भी है, आप लोगों को पता ही होगा, खैर है ना। सो बीएमडब्ल्यू इज लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ओके, सो बीएमडब्ल्यू मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट। सो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है 2016, इसके बारे में सवाल है, क्योंकि एनजीटी ने अभी कहा है कि यार उन्होंने थोड़ा सा आशंका जताई है कि जितने सारे हॉस्पिटल्स हैं इनके अंदर जो इलाज हो रहा है उससे जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है दोस्तों, भाई डॉक्टर जो है वो सुइयां यूज कर रहा है, भाई किसी को अगर ड्रेसिंग होनी है, पट्टियां यूज हो रही हैं, तो उन वेस्ट का प्रॉपर अगर डिस्पोजल नहीं होगा तो उनसे भी कोविड फैल सकता है
है ना। तो अब एनजीटी ने बोला इसके बारे में, तो सरकार ने बताया, न्यूज़पेपर में आया कि हमारे पास तो ऑलरेडी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल है जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। सो उसमें क्या है, उसके पर्पस क्या है, सेग्रीगेशन, स्टोरेज, कलेक्शन, हैंडलिंग एंड ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। सो उसी के संबंध में मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। बायोमेडिकल वेस्ट इज डिफाइंड एज द ह्यूमन एंड एनिमल anatomical waste treatment, apparatus like needle, syringes and the other material used in the healthcare facilities in the process of treatment and the research। ये क्या कह रहा है यार, बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? बायो और मेडिकल, इसका मतलब ये होता है कि जो आदमी का इलाज करने की, ह्यूमन या किसी जानवर का इलाज करने में जो डॉक्टर को निडल, सिरिंज या अदर मटेरियल का उपयोग होता है, उसी को हम बात बोलते हैं दोस्तों क्या, बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, These have been notified by the Ministry of Health and Family Welfare। इन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तीसरी बात क्या है, These rule establish a barcode system for the bags और कंटेनर्स कंटेनिंग द बायोमेडिकल वेस्ट फॉर द डिस्पोजल। इनके अंदर क्या किया गया, इन रूल के अंदर में बार कोड सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश किया गया। इन बैग के ऊपर एक बारकोड सिस्टम जो है वो लगाया गया है दोस्तों बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के लिए, ताकि आप अच्छे से उसको सेग्रीगेट कर पाओ। समझ में आ रही बात? सो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड दे आर करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड जो है ये क्या है आपका दोस्तों, रॉन्ग है। सो 1 and 3 स्टेटमेंट दे आर करेक्ट, है ना। Recently, the National Green Tribunal (NGT) has directed all state and union territory। मैंने बताया ना, अभी एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला है यार कि जो बायोमेडिकल वेस्ट बढ़ रहा है ना, उससे भी कोविड फैल सकता है, तो उसको भी कंट्रोल करो। अब आप पूछोगे सर वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल कौन कौन से, मैं आपको बता दूं वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे रूल है हमारे। ठीक है, सो फॉलोइंग वेस्ट नॉट कवर्ड अंडर दी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। अब अलग अलग वेस्ट के लिए हमारे पास अलग अलग लॉ है। जैसे सॉलिड वेस्ट का अगर ट्रीटमेंट कराना हमारे पास, तो उसके लिए क्या है दोस्तों, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ई वेस्ट का ट्रीटमेंट कराना है तो इसके लिए हमारे पास क्या है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिए अलग से हमारे पास एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। हैजार्डस केमिकल के लिए ये रहा दोस्तों, हैजार्डस वेस्ट के लिए रहा लीड एसिड बैटरीज। तो सबके लिए दोस्तों अलग अलग है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैं आपको बता रहा हूं एक्ट से यूपीएससी सवाल पूछ रही है, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों। सो एज आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो जस्ट फोकस ऑन दिस, ओके। आपको पता होना चाहिए एक बार कि हाँ किस लॉ के अंदर किस प्रकार के वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है, ओके। सो एनजीटी जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2010। अब सोचो आप एक टॉपिक पढ़ा, आपने क्वेश्चन किया और आपको 4 अच्छी बातें पता चल रही है। एनजीटी वाज द एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2010 अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। अब ये एक्ट से बनी है, दैट मींस एनजीटी क्या है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या है दोस्तों, ये एक एक्ट के कानून के तहत बनाई गई है। द एनजीटी रेज्ड द कंसर्न रिगार्डिंग द अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट बाय अनऑथराइज्ड हेल्थकेयर फैसिलिटीज। Only 1.1 lakh out of the 2.7 lakh healthcare facilities are authorized under the biomedical waste management rules 2016 so far। ये बात याद रखेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। Biomedical waste management rule 2016 have been notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, ओके। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल। दोस्तों ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जो है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी जो हमारा काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में, उनके अंडर में एक डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट के अंदर में एक ऑटोनोमस काउंसिल है। ये क्या है दोस्तों, एक ऑटोनोमस काउंसिल है, मतलब कुछ स्वतंत्रता इसको दी। ऑटोनोमस का मतलब क्या है दोस्तों, इसको कुछ आपकी स्वतंत्रता दी गई है ना। अब इसका काम क्या है दोस्तों, बेसिकली एक रिसर्च, एक थिंक टैंक है जो फ्यूचर में होने वाली समस्या, जैसे अभी कोविड-19 है, तो कोविड-19 एक समस्या आई, तो इस ऐसी समस्याओं को भविष्य के लिए आपका प्रिडिक्ट करना कि अच्छा फ्यूचर में अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो उससे कैसे निपटा जाएगा, उसके लिए प्रोग्राम और प्लान जनरेट करना, वो इसका काम है। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल का यही आपका क्या है दोस्तों, इसका पर्पस है। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ठीक है, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला क्या है, TIFAC इज ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी थिंक टैंक अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या कह रहा है, TIFC विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत एक स्वायत्ता प्रौद्योगिकी थिंक टैंक है, पहली बात। दूसरा क्या है, द मेन फोकस ऑफ द TIFAC इज टू प्रोवाइड
connectivity training and other valuable added services such as web hosting, email service, video conferencing। ये कह रहा है इसका मुख्य फोकस कनेक्टिविटी पर प्रशिक्षण, वेब होस्टिंग, अगर ऐसा कुछ नहीं है, बकवास की बात है, सिंपल बात है, थिंक टैंक की तरह काम करता है। भविष्य के अंदर क्या बीमारियां होंगी, क्या प्रॉब्लम होंगी, उनके क्या समाधान होंगे, तो वो ये टेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर वो करता है। ये बात बिल्कुल सही है, इट इज ऑटोनोमस टेक्नोलॉजिकल थिंक टैंक। किसके अंदर में काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट, सो ए इज द करेक्ट आंसर। सो TIFAC was formed as a registered society in 1988 under the Department of Science and Technology as an autonomous body, है ना, ये बात समझ में आ गई। टेक्नोलॉजी विजन 2035, ओके, इसके बारे में देख लो। इट इज मैंडेटेड टू असेस द स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड सेट द डायरेक्शन फॉर द फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया इन इंपॉर्टेंट सोशो इकोनॉमिक सेक्टर। बात समझ में आ रही है आपको, है ना? क्या काम है दोस्तों इसका? यह महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों के भारत के भविष्य की तकनीकी विकास के लिए प्रौद्योगिकी कला की स्थिति का आकलन करने की दिशा को निर्धारित करता है, ये इसका काम है। द टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मैंडेट ऑफ थिंक टैंक ऑफ द फ्यूचर। मैंने बताया ना, ये फ्यूचर के लिए काम करती है दोस्तों। ये काम क्या करती है? फ्यूचर के लिए, है ना। प्रिपेयरिंग अ व्हाइट पेपर एंड स्ट्रेटेजाइज रिवाइव फॉर द पोस्ट कोविड-19 इंडियन इकोनॉमी। जैसे अब ये क्या कर रही है, ये सोच पर ये काम कर रही है दोस्तों कि जब अब कोविड-19 का ये चला जाएगा तो उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था का किस प्रकार से पुनरुद्धार किया जाएगा। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, जैसा हम बात यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट अब ये रिसर्च पेपर जो कर रही है, व्हाइट पेपर जो ये लेके आई है, इसका मेन फोकस क्या है? ऑन द स्ट्रेंथनिंग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स की, किस प्रकार से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स को स्ट्रेंथ दिया जाए उसको। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, किस प्रकार से भारत में विकसित टेक्नोलॉजी का कमर्शियलाइजेशन उसका किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसपोर्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS सिस्टम, ठीक है। ट्रांसपेरेंट PDS सिस्टम हो, जैसे जो राशन देते हैं ना, जो आपकी ये दुकान होती है जहां से आपको ये जो आपका सामान मिलता है गवर्नमेंट, जो उसको हम PDS बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनको बोला है, PDS बोला जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनको बोला जाता है। तो वो कैसे, तो मतलब इन सब चीजों पे इसका काम रहेगा। नेशनल पॉलिसी ऑन द बायोफ्यूल 2018। अगेन दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका रहने वाला है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है? देखो इसके अंदर बायोफ्यूल को कैटेगराइजेशन कितने में है, प्लस एक इसमें इथेनॉल और बायोडीजल की ब्लेंडिंग का टारगेट है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल पॉलिसी ऑन द बायोफ्यूल 2018। So the national policy on the biofuel 2018 allows the conversion of the food grains to the ethanol when there is 50% oversupply of the food grains being processed by the Ministry of Agriculture। कह रहा है कृषि नीति मंत्रालय द्वारा पेश की जा रही खाद्यान्नों की आपूर्ति पर अगर 50% से अधिक हो जाती है वो, है ना, तो उससे जैव ईंधन पर जो है, जो राष्ट्रीय नीति है 2018 उसके तहत उससे इथेनॉल में बदलने का प्रावधान होता है। यार अभी क्या हुआ है पता आपको? अभी ये हुआ है कि ये बोला गया है कि FDI जो FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, उसको बोला गया जितना तुम्हारे पास राइस का एक्स्ट्रा स्टॉक है ना, तुम क्या करो, उससे क्या करो, वो खराब होगा तो उससे तुम आप क्या करो, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर बनवा लो, है ना। तो ये बोला गया है दोस्तों उनको अभी, तो इसकी वजह से ये न्यूज जो है ये न्यूज में रहा है। द कन्वर्जन वुड बी बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ द नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये बिल्कुल बात सही बोली है इसने। ये जो हम कन्वर्जन करेंगे ना किसी भी उसका प्रोडक्ट का, फूड प्रोडक्ट्स का, अगर हम कन्वर्जन करते हैं दोस्तों बायोफ्यूल के अंदर, तो उसके लिए हमें एक कमेटी की अप्रूवल की जरूरत होती है। वो कमेटी कौन सी है? नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, NBCC, ठीक है। सो इसमें सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी, ओनली बी, यानी ओनली सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेशनल पॉलिसी ऑन द बायोफ्यूल 2018 अंडर द पैरा 5.3 इंटर अलाया एनविसेज that during the agriculture crop year when there is a projected oversupply of the food grain as anticipated by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, the policy will allow conversion of these surplus quantities of the food grains to ethanol based on the approval of the National Biofuel Coordination Committee। मैंने बताया ना भाई, जब भी ऐसा हो, पैरा 2000 नेशनल बायोफ्यूल 2018 ये बोलता है, इसमें क्या बोला जाता है कि किसी भी एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर, भाई कोई भी एग्रीकल्चर का, किसी भी कृषि का एक वर्ष जो अगर होता है, when there is projected over supply of the food grain, जब ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ है, anticipated by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare। अब इसमें कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं है कि 50% हो, 100% हो, नहीं, सिंपल है, जब भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को लगता है कि इस साल सप्लाई बहुत ज्यादा होने वाली है, तो उसमें क्या होगा, उसमें नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर फूड ग्रेन को इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है।
बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। अब सोचो, ये कुछ इंडिकेटिव टारगेट्स है मेरे पास। ये क्या है दोस्तों? एन इंडिकेटिव टारगेट्स ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन द पेट्रोल एंड 5% ब्लेंडिंग ऑफ द बायोडीजल इन द बायोडीजल इज प्रपोज्ड बाय 2030 तक। अब देखो हम कंफ्यूज पता है क्या से होते हैं। 20% तो है, याद रखना किसकी दोस्तों? इथेनॉल की। और इथेनॉल के किसमें है दोस्तों? पेट्रोल के। यही हम कंफ्यूज होते हैं। और जो 5% ब्लेंडिंग है दोस्तों वो किसकी है? आपका बायोडीजल की। और ये 2030 तक प्रपोज है। याद रखना, डीजल के अंदर बायोडीजल ब्लेंडिंग है और इथेनॉल के अंदर पेट्रोल। 20% ब्लेंडिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या बोला गया? डेवलप नेशनल बायोमास रिपोजिटरीज बाय कंडक्टिंग अप्रेजल ऑफ द बायोमास अक्रॉस द कंट्री। एक सेटिंग अप ऑफ द बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, एनबीसीसी, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हुई है, जिसकी बात हम यहां पर भी कर रहे हैं। नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसी की सिफारिश के आधार पर ये बनेगा, है ना। अंडर ये किसके अंडर में बनाई गई है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड वर्किंग ग्रुप ऑफ द बायोफ्यूल्स। ओके, अब ये कह रहा है कि रिसर्च को भी थोड़ा, भाई जो आप बायोफ्यूल बनाने की बात तो कर रहे हो बार बार, लेकिन इसके लिए रिसर्च डेवलपमेंट जो है ना उसको भी थोड़ा सा थ्रस्ट दो, एक पॉजिटिव थ्रस्ट दो, उसको भी आगे की ओर बढ़ाओ। इसमें बोला गया इंक्रीज स्कोप ऑफ द रॉ मटेरियल्स फॉर द बायोइथेनॉल प्रोक्योरमेंट फॉर एनकरेजिंग लाइक बी मोलासिस, है ना, सुगर केन जूस एंड अदर सुगर कंटेनिंग मटेरियल। देखो होता क्या है ना, बहुत सारी सुगर जो कंटेनिंग जो फूड्स होते हैं, फूड आइटम्स जो होते हैं, उनसे हम क्या बना सकते हैं दोस्तों? उनसे हम यहाँ पर इथेनॉल वगैरह जो है, बायोफ्यूल जो है वो हम बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। With a thrust on advanced biofuel, the policy indicates a viability gap funding scheme, second generation ethanol biorefineries of the rest 5,000 करोड़ in the 6 year, ठीक है। ये हो सकता है, ये अलग बात है, इतने आपको याद रखने की बात, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? 3 प्रकार के बेसिक आपके बायोफ्यूल्स जो है वो बांटे गए हैं। पहला बेसिक बायोफ्यूल, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जी बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल। एडवांस बायोफ्यूल सेकंड जनरेशन के कैटेगरी में करते हैं, इसमें इथेनॉल और ड्रॉप इन फ्यूल आते हैं, याद रखना। देखो बेसिक बायोफ्यूल में क्या आता है? फर्स्ट जनरेशन और बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल, ठीक है। सेकंड में एडवांस बायोफ्यूल में क्या आता है? सेकंड जनरेशन इथेनॉल आता है और साथ ही साथ ड्रॉप इन फ्यूल आता है। एल्गी बेस्ड होता है आपका थर्ड जनरेशन, ठीक है। एल्गी बेस्ड में क्या आता है? थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल के अंदर में आता है। तो ये तीनों के तीनों आप याद रखोगे, है ना। एट द एनबीबीसी मीटिंग इट वाज अप्रूव्ड दैट, मैंने बताया था ना अभी नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो अभी यहां पर हम देख रहे थे ना, बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, एनबीसीसी, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी। तो उसमें बोला गया कि जो एफसीआई के पास में ज्यादा एक्सेस में जो राइस अवेलेबल है ना, उससे काम करते हैं, अल्कोहल बना के अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर बनवा लेते हैं, ठीक है। दापोरिजो ब्रिज के बारे में बात कर लेते हैं। किस नदी पर है अभी बता दूं तो ये सुबनसिरी नदी पर बना है। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है एलएसी, और भारत और चाइना के बीच में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के आसपास ये पुल है। और इसके जो अनुमानित समय से 3 महीने पहले ये पुल हमने बना के दे दिया, तैयार करके दे दिया दोस्तों। किस नदी पर? आपका रिवर सुबनसिरी के ऊपर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। सुबनसिरी जो है इट इज अ ट्रिब्यूटरी, सुबनसिरी, धनसिरी, तनसिरी, पनसिरी, दीज ऑल आर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। किसकी नदियां हैं ये? ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदियां हैं सारी की सारी, ठीक है। जितनी भी नदियां आप ऊपर देख रहे हो दे ऑल आर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये दोस्तों। आपका एक ब्रिज बना दिया गया है, मैंने बताया था 27 दिन के अंदर ये पूरा ब्रिज जो है वो बना दिया गया है इन्होंने, ठीक है। तो ये हमने सारा देख लिया। अब बात करते हैं बैरेंट ऑयल। अच्छा, बैरेंट क्रूड, WTI, ठीक है, ये कुछ आपने दुबई इंडेक्स, ये कुछ आपने नाम सुना होगा। ये क्या होते हैं मैं भी बताता हूं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैरेंट क्रूड ऑयल। देखो तेल निकलता है ना, अब हम जैसे कोयला होता है या जो लोहा और होता है, उसका लोहे को जब हम कच्चा लोहा निकालते हैं, अयस्क, उसके अलग अलग नाम होते हैं, हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये टाइट, वो टाइट। ऐसे ही जो क्रूड ऑयल निकलता है ना, कच्चा तेल निकलता है, उसमें भी हम अलग अलग पैरामीटर यूज करते हैं। एक होता है उसमें बैरेंट ऑयल, एक होता है उसमें WTI, ठीक है। तो ये हम किसके, एक होता है दुबई। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये एक इंडेक्स है, एक पैरामीटर है, एक स्टैंडर्ड है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा। जैसे बैरेंट ऑयल की बात करूं तो ये आपका नॉर्वे के नॉर्थ से आपका वहां से निकलता है। ये आपका, अगर मैं बात करूं तो देयर इज अ सी, देखो नाम क्या है उसका भी अभी बता देता हूं मैं। देखो मैं भूल रहा हूं अभी बता, नॉर्थ सी के आसपास, ये बिल्कुल सही बात है। नॉर्थ सी जो है ना उसके ऊपर से निकाला जाता है आपका। तो इसको हम बेसिकली नॉर्वे और आइसलैंड के बीच से निकलता है, इसको बैरेंट ऑयल बोलते हैं। अब इसकी क्वालिटी में और जो WTI है, जैसे ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, ये यूएसए से निकलता है, टेक्सास के पास से निकलता है। तो इसके और इसके अंदर में क्वालिटी का फर्क है यार। ये भी अच्छी क्वालिटी का, बट ये बेटर क्वालिटी का। इसमें सल्फर की मात्रा 2.4% है, इसमें 40% सल्फर है,
ठीक है। सो ये थोड़ा सा क्वालिटी का फर्क है, उसी के हिसाब पर अलग अलग बेंचमार्क हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, बेरेंट क्रूड ऑयल इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ऑयल फील्ड इन द नॉर्थ सी बिटवीन द शेटलैंड आइलैंड एंड द नॉर्वे। बिल्कुल सही बात है यार, ये कच्चा तेल निकलता है नॉर्वे में, नॉर्थ सी में से, नॉर्थ सी से निकलता है बिटवीन द आइलैंड ऑफ दिस एंड दिस। तो यहां से जो कच्चा तेल निकलता है, अब उसको बेरेंट, उस तेल को हम क्या बोलते हैं, बेरेंट क्रूड ऑयल बोलते हैं, ठीक है। India imports Barent crude oil from the OPEC countries and use the Barent crude price as the benchmark for the oil prices। भारत OPEC देशों से Barent कच्चे तेल को आयात करता है और तेल की कीमतों के लिए इसके बेंचमार्क के रूप में Brent क्रूड मूल्य का उपयोग करता है। इसी का मूल्य का देखो, भारत के अंदर जो है, भारत एशियन कंट्री है, तो भारत के अंदर दुबई इंडेक्स यूज होता है, ठीक है। सो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI हैज पावर सरप्लस कंटेंट, ठीक है, 0.2% इन द बेरेंट इतना, एंड वाइट इज कंसीडर्ड स्वीटर। ये बिल्कुल सही बात है, वैसे आपको दिख जाएगा अभी। तो सही स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर, सो आई डोंट थिंक थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट, चलो देख लेते हैं, मैं श्योर नहीं हूं। तो 1 and 2 इज करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस केस। कैसे, रिसेंटली द प्राइस ऑफ वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कच्चा तेल है आपका, वो बहुत नीचे गिर गया है। तो तेल की तो डिमांड ही नहीं है ना भैया। दुनिया की जो 2 लार्जेस्ट इकोनॉमी थी जिस पे तेल की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, 3 बड़ी इकोनॉमी, यूएस, चाइना और इंडिया, वो तो ठप पड़ी है, लॉकडाउन है तो कुछ चल ही नहीं रहा, तो ये क्रूड ऑयल की तो डिमांड ही नहीं है ना, तो इसके इंडेक्स तो वैसे ही फॉल करेंगे, है कि नहीं, तो वो फॉल हो गए। अब देखो WTI वर्सेस बेरेंट, देखना क्या डिफरेंस है आपका। तो ये तो आपका कहां से निकलता है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल फील्ड ऑफ यूएस से, कहां से, लुजियाना, नॉर्थ डकोटा एंड टेक्सास से निकलता है। और ये कहां से निकलता है दोस्तों, नॉर्थ सी में से निकलता है। नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी कहां है, देखो ये जो इलाका आप देख रहे हो, ठीक है। बेरेंट ये एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बेरेंट, फोर्टियस, ऑसबर्ग एंड आपका एकोफिस्क ऑयल फील्ड से निकलता है, ठीक है। कंसिडर्ड लाइट एंड स्वीट, बट ये कंसिडर्ड वेरी लाइट एंड वेरी स्वीट, बहुत मीठा और बहुत हल्का है ये। एपीआई ग्रेविटी इसकी इतनी है, इसकी थोड़ी सी एपीआई ग्रेविटी कम है। सल्फर कंटेंट 2 इसमें कितना है आपका, 0.24% है ना, अच्छा सल्फर 24% मान लो, और इसमें कितना है दोस्तों, 40% है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, ये बेसिक डिफरेंस है उसके अंदर में, तो बस ये बात आपको बताया गया है। जनरली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यूज द वर्क एज इसका, हम जो ओपेक कंट्री है ना, वो बेरेंट क्रूड ऑयल को इस्तेमाल करती है, बेरेंट क्रूड ऑयल को इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल है। वैसे 3 इंडिकेटर फॉलो होते हैं दोस्तों, ये पूरा यहां पर इस इलाके में बेरेंट क्रूड ऑयल फॉलो होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, WTI यूज होता है। इंडिया और ये जो कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज, ये दुबई पैरामीटर को फॉलो करती हैं, ठीक है, वो यहां पर लिखा हुआ भी है, ओके। सो दोस्तों ये आपको मैंने कंप्लीट बता दिया है। बाकी दोस्तों मैं चाहता हूं यार आप मेरे से यार जुड़े पर्सनली, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूं, आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, फॉलो करो। जिसको ढूंढना हो इंस्टाग्राम पे, आप सिंपल पता है क्या सर्च करो, आप सर्च करो वहां पर Sumit.Rathi03, ठीक है। आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हो मुझे सुमित राठी सर के नाम से, सुमित राठी सर UPSC मेरा फेसबुक पेज है, और फेसबुक पे आपको सर्च करना है तो सुमित राठी सर्च करो, दिख जाऊंगा। मैं चाहता हूं आप लोग मेरे से पर्सनली जुड़े यार, आप मेरे साथ, मैं चाहता हूं यहां पर भी मेरे को, आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको सपोज कोई प्लस से रिलेटेड क्वेरी है, आपको प्लस ज्वाइन करना चाहते हो बट आपको प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा, आपके मल्टीपल डाउट्स है, लाइक क्या होगा, PDF कैसे मिलेगी, कोई भी डाउट हो, आप जस्ट मेरे को मेल ड्रॉप कर दो, sumit.rathi@gmail.com। आप बेटर है इस मेल ID पे मेल करो, sumit.kumar@wifistudy.com। और ये मेरा दोस्तों क्या है, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। ये PDFs जो है मैं आपको यहीं पे प्रोवाइड करता हूँ, PDF आपको यहीं पे दिए जाते हैं। सो बेटर है आप इसको भी क्या कर लो गाइस, फॉलो कर लो, ठीक है। फॉलो मी ऑन हेयर, ताकि मैं आपको नोट्स दे पाऊं। जो बच्चे यार अनअकैडमी पे मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं पूरी थ्रू आउट द प्रोसेस, मैं आपको कह रहा हूं जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे अंत तक मेरे साथ रहोगे, बस कंडीशन एक है, यू हैव टू यूज दिस कोड सुमित10, तभी मैं आपको, क्योंकि डेटा तभी आएगा तभी हेल्प कर पाऊंगा मैं आपकी। सो अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये तो डाउनलोड तो वैसे भी कर लो क्योंकि फ्री क्लास में यहाँ पे आपको देने वाला हूं यहाँ पर, और इसके बाद इसमें होगा रजिस्टर कर लो, उसके बाद यहाँ पर होगा प्लस का ऑप्शन, प्लस में जाओगे ना तो चूज योर गोल, गोल आपका UPSC, उसके बाद में आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही जाओगे आप, है ना, गए तो आपके पास एक बराबर में ये विंडो खुलेगी, है ना। तो आपने कितने मंथ का लेना है आपका, 24 मंथ, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी कितने में मिल रहा है दोस्तों, इट्स ओनली, वैसे तो प्राइस है 92,000 बट अभी डिस्काउंट पीरियड में है तो 52,000 रुपए का मिल रहा है, और इसमें भी आप 43,200 में ले सकते हो
कोड इस्तेमाल करना है दोस्तों आपको, क्या SUMIT10, सुमित 10 यूज कर दो आप, ठीक है। जैसे यूज करोगे यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, और ये मिलेगा आपको 43,200 रुपए के अंदर। याद रखना कोड आपको यूज करना है, रेफरल कोड सुमित 10। डिस्काउंट आपको अदर कोड से भी मिल जाएगा, बट मेरा गाइडेंस जो है, पर्सनल अटेंशन यार बाकी से नहीं मिलेगा। 2 टाइम्स मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है, सो मुझे पता है दोस्तों इस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है। मैं चाहता हूं मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, आपको गाइड करूं, तो इसीलिए दोस्तों मैं चाहता हूं आप मेरे साथ इस पे बने रहिए, मेरे साथ इस पे ज्वाइन कीजिए। सो याद रखना दोस्तों आपको कोड क्या यूज करना है, सुमित 10। चलिए, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।